हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ। आज हम लोग क्लास 9th का ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो था फ्री फॉलिंग कंडीशन में वो बता चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, मैं आप लोगों को कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही उसके बारे में वेरिएशन बताऊंगा, कैसे कैसे वेरी कर रहा है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये था हमारा फार्मूला। ये R क्या था, जैसे हमने दो बॉडी कंसीडर कर लिया, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इस बॉडी का मास मान लेते हैं हम लोग m1 और इस बॉडी का मान लेते हैं मास कैपिटल M2 और इसका भी मास कैपिटल M2 है। कोई दिक्कत? दो बॉडी है, एक बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है, और इन दोनों के बीच क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस r है, ठीक। अब देखो इधर क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इस दोनों के बीच जो मास है, इसके बीच जो रेडियस r है, अगर इसके रेडियस को हाफ कर दे तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसके रेडियस को, यानी कि दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस r है, अगर इस r को हाफ कर दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। देखो, अगर मान लो इफ r की वैल्यू जो है, अगर इसको आधा कर दें, किसके डिस्टेंस का आधा कर दें तो r/2 हो जाए कि नहीं। पहले r था तो इसको हाफ करोगे तो r/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डिस्टेंस कितना आधा हो रहा है जी, हाँ। तो इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, पुट करो वैल्यू Fg = G m1 m2 और r की जगह क्या लिख देंगे, r/2 का होल स्क्वायर रख देंगे। तो इस Fg = क्या मिल जाएगा, G m1 m2 और ऊपर में क्या हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर तो r² और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r²/4, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। ये हमारा टोटल वैल्यू किसका है, ये वाला। ये जो था फार्मूला, जब रेडियस r था तब हम यूज कर रहे थे, और जब r/2 रखोगे तो मान लो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F' वेरी कर जाएगा ना। जब डिस्टेंस बदलेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मान लेते हैं, Fg'। तो Fg' की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स Fg हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, Fg की है। तो ये वाली वैल्यू जब Fg की है तो ये 4 टाइम्स क्या हो जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से Fg' जो हमें मिला, Fg' उसकी वैल्यू कितना मिला, 4 टाइम्स Fg। समझ में आ रहा है जी। जब दोनों के बीच डिस्टेंस जो r था, उसके बाद हमने r/2 कर दिया। तो r/2 करने के बाद देखा हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मिला, ये पुराने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या था, 4 टाइम्स था। क्या था, 4 टाइम्स था। फिर उठा लो। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा, वैसे वैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो वेरी करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, और किस पे, मास पे। अगर मास को भी चेंज कर दो तभी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज, अगर रेडियस को चेंज कर दे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी बॉडी, दो बॉडी है, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसको रिड्यूस करके हाफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हाफ करने का ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नया वैल्यू मिलेगा वो कितना होगा, 4 टाइम्स Fg। किसी को दिक्कत? तो इसको नोट करिए।
नोट कर, फिर मैं इसको बताता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मिला है, ये 4 टाइम्स क्या है, नए वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज कर दे, ठीक है, चलो इरेज कर दो इसको, इरेज कर दे रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले रेडियस कितना, डिस्टेंस कितना लिए हैं, r/2। अगर इस डिस्टेंस को हम दोगुना कर दें, पहले हमने क्या लिया डिस्टेंस, r = कितना था, r/2। अब हम क्या करते हैं, इस r को हम लोग ले लेते हैं कितना, यदि इफ r की वैल्यू 2r हो जाए, कितना हो जाए, 2r, यानी दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर 2r हो जाए, यानी पहले r था, अब इसके ट्वाइस जब करेंगे 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg = G m1 m2, और r की जब क्या हो जाएगा, अभी Fg डैश हो जाएगा, तो r की जब कितना हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डैश कितना हो जाएगा, G m1 m2 / 4r²। तो ये वाली वैल्यू क्या तुमको दिखाई दे रही है, इतना Fg, तो Fg डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, 1/4 टाइम्स Fg। किसी को दिक्कत, तो पहले हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स r था, तो ये था पूरी वैल्यू। जब इस r की जब हमने 2r रखा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो नया वैल्यू मिला, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हो गया, 1/4 हो गया, यानी कि 4 टाइम्स क्या हो गया, ये घट गया। उसमें बढ़ रहा था डिस्टेंस r/2 करने पर, लेकिन यहाँ 2r करने पर क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, देखिए फार्मूला बस पुट करना है, ठीक है, पुट कर लीजिए इसको, नोट कर लो। इस तरह से हम डिस्टेंस को देखेंगे, कैसे कैसे डिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। ठीक, तो पहले हमने जब r = r/2 रखा था, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम आया था, और जब 2r रखा तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, 1/4 टाइम रिड्यूस कर गया। नोट कर लो इसको, फिर मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वो होगा मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास और वेट। तो हेडिंग डाल दो, मास एंड वेट। हेडिंग डाल दो, मास एंड वेट। अब देखते हैं मास क्या होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई बुक है, क्या है ये, बुक है, क्या ये, बुक। तो बुक को हम मान लेते हैं कि ये कितने केजी का होगा, 500 ग्राम का होगा। तो मास से कितना मान लेते हैं, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम इस बॉडी का क्या बता रहा है, अमाउंट बता रहा है कि नहीं। ये एक मैटर है, क्या है, मैटर। तो जितना मैटर इस बॉडी में कंस्टिट्यूएंट रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास। क्या कहते हैं, मास। यानी मास जो है, बॉडी के अंदर कितना मैटर है, कितना कंस्टिट्यूएंट उसमें मैटर है, कंसिस्टेंस कितना मैटर ये कर रहा है, वही हमारा क्या बताता है, मास। तो मास का अगर लिखना चाहे पहला डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, पहला मास। मास क्या आता है, इट इज द amount of matter
विच कंसिस्टेंट इन बॉडी। मास जो है मैटर क्या बताता है, अमाउंट को बताता है कि उसमें कितना मैटर क्या है, कंसिस्ट है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास। मास जो बॉडी का क्या बताता है, एग्जैक्ट अमाउंट बताता है। जैसे मान लीजिए कोई मास है 20 kg है, तो 20 kg क्या बता रहा है, उसका अमाउंट ना बता रहा है जी, उसमें कितना मैटर कंसिस्ट कर रहा है, वही क्या कहलाता है, मास कहलाता है। तो मास का अगर यूनिट की बात करें तो मास किसमें मेजर करते हैं, केजी में। किसमें, केजी में। मास स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है ना जी। मास क्या है, स्केलर, क्योंकि इसके पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये है यूनिट और ये है इसका मास। क्या क्वांटिटी है, कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब जरा चर्चा करते हैं हम लोग मास के बारे में, देखते क्या है। क्या मास कांस्टेंट रहता है कि बदलता रहता है। मास जो है हर जगह वेरी करेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी चीज़ को जब आप रिलेटिविटी पढ़ेंगे आगे चल के, आगे आने वाले क्लासेज में, तो वहाँ पता चलेगा कि मास भी क्या करता है, वेरी करता है। लेकिन यहाँ आप लोगों को केवल पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स ये बताता है कि मास हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन अब इसी चीज़ को जब हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो वहाँ में ये देखने को मिलेगा कि मास भी क्या करता है, वेरी करता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या देखेंगे कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है। इतना तो हो गया मास के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वेट के बारे में। किसके बारे में, वेट की। तो ये वाला आप लोग पॉइंट जरा सा नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके जो भी हो नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। इरेज कर दे इसको। अब हेडिंग डाल दीजिए, वेट क्या होता है। हमें वेट ही समझना है, वेट क्या है। देखिए वेट क्या होता है, मास समझा गया। देखिए वेट क्या होता है, पहले ध्यान से सुनिए। वेट जो है एक तरह का क्या है, फोर्स है। मास और वेट में बहुत डिफरेंस है। मास जो है किसी बॉडी में जो कितना अमाउंट कंसिस्ट है उसको बता रहा था, लेकिन वेट हमें ये बताता है कि कोई बॉडी पे, उस बॉडी पे अर्थ के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है। वेट एक तरह का क्या है, फोर्स है। जिस फोर्स से बॉडी अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। क्या होती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो वेट इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स विथ विच बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। यानी कहने का मतलब है कि वेट एक तरह का फोर्स है, जिस फोर्स से बॉडी अर्थ की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग वेट के बारे में, वेट इज अ फोर्स with which body attracted towards the earth। बॉडी क्या होती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो वेट जो एक तरह का फोर्स है जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बॉडी अर्थ की तरफ। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। और हमने पढ़ा था आप लोग को F इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन बताए थे। तो इसी तरह से इस फोर्स का काम कौन कर रहा है, वेट। और M का काम कौन कर रहा है, मास बॉडी का होगा M। और A की जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, G।
क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से। तो इस तरह से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। कोई दिक्कत? तो ये वेट जो है एक तरह का फोर्स है जो हमेशा किधर लगेगा, अर्थ की तरफ। किधर लगेगा, अर्थ। W इक्वल टू mg, ये हमेशा डाउनवर्ड लगता है अर्थ की तरफ। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो वेट का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। अच्छा, वेट स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो वेट कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं बताता हूं आप लोगों को क्या, हमारा जो वेट है ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता रहता है, वेट कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों, देखिए जरा ध्यान से। ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। इक्वेशन देखो, वेट जो है किसके किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो मास तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, मास पे कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कौन होगा हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो हमने बताया आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। अर्थ के, अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे रख दें तो कुछ और होगा, डाउनवर्ड रख दें तो ग्रेविटी कुछ और होगा। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है, ये वेरी करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वेट इज नॉट कांस्टेंट, वेट हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज जी हमारा क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। तो जब जी हमारा वेरी करेगा तो वेट हमारा क्या होगा, वेरी करेगा। तो W इक्वल टू mg क्या बता रहा है, फोर्स को बता रहा है। किसको बता रहा है, फोर्स को। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेट कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों, क्योंकि जी हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक, इसको इरेज कर दें। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए क्या मैं बता रहा हूं आप लोगों को। थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक, क्वेश्चन लिखो, अ क्रिकेट बॉल, क्वेश्चन लिखिए, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड। क्वेश्चन लिखो, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 meters, फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 meters। इसमें ए में लिखिए, ए ऑप्शन में, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल when it hits the ground। ओके शुभम, डी वाला लिखो, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू fall through this height, to fall through this height। ठीक है, हमें पता करना है क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि क्रिकेट बॉल है
उसको ड्रॉप किया जा रहा है हाइट कितने मीटर से, h की वैल्यू कितने मीटर से, 20 मीटर से। और यहाँ g क्या रखना है, हमें 10 रखना है। ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पे, जब किसी बॉल को, जैसे मान लो हमारा क्या है, अर्थ है, किसी को दिक्कत, जब इस बॉल को हम लोग यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो बॉल यहाँ यह आएगा अर्थ पे, तो यहाँ पे उसकी इनिशियल स्पीड क्या रही होगी, यू की वैल्यू, क्योंकि इस पे थ्रो नहीं किया जा रहा है बल्कि क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। तो जब किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप करोगे तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाती है, 0, क्योंकि बॉल यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगी। तो जब यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगी तो उसका यू की वैल्यू क्या रहेगा, 0। और यहाँ से बॉल जो है हमारा h हाइट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है h हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h हाइट नीचे है तो -h हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई डाउनवर्ड आएगा तो उसको लेंगे निगेटिव, और जब कोई अपवर्ड वेक्टर जाएगा तो उसको क्या ले लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। तो h हाइट ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे, तो h क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो कि नहीं, -v। u स्पीड है तो 0 था, तो पार्टिकल v स्पीड से कहाँ आएगा, नीचे, तो h हाइट कहाँ आ रहा है, नीचे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस फार्मूले का यूज करते हैं, -v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर -2gh। कोई दिक्कत, क्योंकि हमारा g निगेटिव था, g होता है ना निगेटिव, g हमारा कहाँ एक्ट करेगा, हमेशा नीचे। तो g जब नीचे एक्ट करेगा तो g की वैल्यू क्या ले लेंगे, -10 दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिया वैल्यू। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो g की वैल्यू क्या लगेगा, -10, क्योंकि नीचे आ रहा तो क्या होगा, निगेटिव। तो ये तो हमारा टर्म -v स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, u की वैल्यू क्या दिया है, 0, ये 0 हो जाएगा -2gh। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म। तो v इजकल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से √2gh मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अंकित हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा v है, ये कौन v है, मतलब कहाँ की, यहाँ की ना है। जब हिट करेगा ग्राउंड पे बॉल, कह रहा है कि ये बता दीजिए हमें कि किस वेलोसिटी के साथ बॉल ग्राउंड पे हिट करेगी। तो ये वही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल इस ग्राउंड पे क्या करेगा, हिट। तो v इक्वल क्या हो जाएगा, √2gh। तो जब भी किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से ड्रॉप करोगे किसी बॉल को, तो यही स्पीड से वो हिट करेगा ग्राउंड को, v इक्वल टू √2gh। तो इस इक्वेशन से हमें क्या चाहिए, केवल हाइट। अगर हम किसी के हाइट पता कर लें कि हम 10 मीटर हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो हम स्पीड बता देंगे कि नहीं बता देंगे, क्योंकि g हमें पता है 10 रखेंगे या फिर 9.8, तो मान के चलो 10 रखते हैं हम। तो जब इस 10 ये पता है हमें, h बस हमें अगर कहीं से पता चल जाए तो क्या हम बता दें कि बॉल इस स्पीड से हिट कर रही है ग्राउंड को। तो यहाँ क्या दिया था h की वैल्यू 20 दे, पुट कर देते हैं इसमें, v इक्वल टू 2, g की वैल्यू कितना दिया है 10 इंटू 20। तो v की वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो रूट से 12 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से पार्टिकल जो है ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। हिट करेगा नहीं हिट करेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी कहाँ पे, ए वाले के जो ग्राउंड पे पहुंचा है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि उस टाइम बता दीजिए जिस टाइम पे क्या कर रहा, फॉल किया होगा यहाँ पे। क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। इस हाइट से जब बॉल ड्रॉप हुआ होगा तो उसका टाइम हमें बताना है। क्या बताना है, तो मैं बताया था आप लोगों को कि एक फार्मूला होता है v इजकल टू u माइनस जी टी, याद है किसी को। तो यह v की वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, u क्या है 0,
तो भी हमारा निगेटिव होगा कि नहीं होगा जी? ये -10 इंटू टी, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 20/10 क्या हो जाएगा? टी। तो टाइम की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड आ जाएगा कि नहीं? यानी 2 सेकेंड बाद, यानी टाइम लगेगा इसको कितना सेकेंड लेने में? 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल कहाँ गिर जाएगा? ग्राउंड पे। किस वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, और इतने टाइम लगेगा उसको। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, नोट करो। हो गया? नोट कर लो इसको। क्वेश्चन सब आसान है, ठीक ना? बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन लिखो, नोट कर लो इसको। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन, लिखो, अ बॉल इज थ्रोन up, a ball is thrown up with a speed of, a ball is thrown up with a speed of 15 meter per second, 15 meter per second, full stop. How high, H-I-G-H, high will it go, before it begins to fall, F-A-L-L, fall। कुछ समझ लगा दो। और जी की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं स्क्रेच कर दूँ, नोट करिए आप लोग, ठीक है? स्क्रेच कर देता हूँ। क्वेश्चन जरा हमको एक बार बताइए थोड़ा सा पढ़ के। शुभम पढ़ो क्वेश्चन। एक बॉल है, क्या है? बॉल है। उसको कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर कि नीचे? ऊपर फेंकेंगे, तो जब ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। जैसे अर्थ है ये, तो इस पार्टिकल जब ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये चीज़ तुम जानते हैं कि जब ऊपर फेंकेंगे तो v 0 और नीचे फेंकेंगे तो u 0। तो जब भी आपको दे दे कि v ऊपर फेंके तो फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेंगे? v = 0। और एक तो नीचे आपका g लगेगा ही हमेशा, लगेगा नहीं लगेगा? क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड कितना दिया है u की वैल्यू? पढ़ो क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन ऑफ विथ अ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड u कितना है इसका? 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ हाई विल इट गो, यह कितना ऊपर गया होगा? करेक्ट क्वेश्चन, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, यानी कि वो कितना ऊपर गया होगा कि वहाँ से फॉल करना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाए। यानी हमें क्या बताना है? मैक्सिमम हाइट। क्या बताना है? आप लोग एक फार्मूला बताए थे मैक्सिमम हाइट, क्या है? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताए थे आप लोग को, u² आया था क्या? u²/2g मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। h मैक्स देखिए कहीं लिखवाए हैं? u²/2g। देखो मैक्सिमम हाइट नहीं पढ़ा है? देखो
वैसे नहीं समझ आता, इक्वेशन से लेके देखते हैं। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। वी कहाँ जा रहा है, जीरो है ये वाला, u भी ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइन। अच्छा इसके ऊपर वैल्यू नहीं रखते, पहले इसी तरह से देखते हैं, ठीक। कि एक फार्मूला हम ढूंढते हैं मैक्सिमम हाइट, ये कौन सा हाइट है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकालने के लिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा पार्टिकल एच मैक्स पे, तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, जीरो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2g h मैक्स। कह रहे कि पार्टिकल कितना हाइट जाएगा कि वहाँ से फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक मैक्सिमम हाइट पे नहीं जाएगा तो फॉल होगा जी, तो जब तक मैक्सिमम हाइट पे नहीं जाएगा तब तक गिरेगा नहीं। हमको यही चाहिए मैक्सिमम हाइट, और जैसे ही पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो इसको इधर अलाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर और माइनस 2g h मैक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। तो h मैक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान 2g। मैं ये क्वेश्चन आपको कराया हूँ, कॉपी में देखिएगा, कॉपी में शायद हो आपका फार्मूला पहले से, शायद हो या ना, नहीं पढ़ा है पहले, देखिए। तो h मैक्स की वैल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर अपान में 2g। तो क्या हमको केवल किसकी ज़रूरत है, इधर देखो, हमें यहाँ पे केवल किसकी जरूरत है, u की। जी हमें पता है 10 दिया है क्वेश्चन में, तो u कितना दिया है, 15 दिया है। तो यहाँ पे रख देते हैं h मैक्स इजकल टू 15 इंटू 15, u का स्क्वायर मतलब ये हो गया, और 2 इंटू 10, कटाओ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो h मैक्स वैल्यू कितना आ गया, 45 डिवाइडेड बाई 4, इसको कटाओ तो कितना आएगा शुभम, 11.2 कुछ आएगा ना मीटर आ जाएगा। ये हमारी मैक्सिमम हाइट हो गई। तो इस तरह से जब भी कभी आपको मैक्सिमम हाइट पूछे कि पार्टिकल कितना ऊपर हाई जाएगा, तो आप लोग यू स्क्वायर अपन 2g फार्मूला क्या कर देंगे, लगा देंगे। आपको इक्वेशन नहीं लगाना पड़ेगा जी, ये मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपन 2g लगा दोगे। और जब पूछे कि पार्टिकल कितना समय बाद मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, देखो कैसे क्वेश्चन 3 तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। पहले आपसे पूछेगा कि पार्टिकल का इनिशियल स्पीड दे देगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दे देगा। पूछे कि पार्टिकल कितना समय बाद अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, कितना समय बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा पार्टिकल, किसी को पता है, कितने टाइम बाद पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, कितना समय बाद, अरे टाइम ऑफ एसेंट के बाद ना जी, मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो जी यहाँ से और मैक्सिमम हाइट के जाने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, u बाई जी। तो अगर इस मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दे कि 15 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंका जा रहा है, तो उस कितना टाइम में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि ये पार्टिकल जो है कितने टाइम बाद नीचे आएगा, v बाई जी से, यानी u बाई जी उसी टाइम से नीचे भी आएगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओवरऑल जाने तक और आने तक में उसका टाइम क्या होता है, उसे क्या नाम दिया था हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना था, 2u बाई जी। तो अगर पूछे कि ओवरऑल कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को आने में, तो क्या उसको बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u बाई जी। और ये था हमारा मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर अपान 2g। एक मैं आप लोग को ट्रिक बताऊँ थोड़ा सा, देखो कैसे याद है। अगर आप लोग को टाइम ऑफ एसेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, टाइम ऑफ एसेंट, तो आप लोग सीधे पहुंच जाइएगा पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। और जब आपको कहे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो आप लोग सेकेंड इक्वेशन पे पहुंचेंगे।
और जब मैक्सिमम हाइट के लिए पूछेगा तो थर्ड वाला, क्योंकि देखो पहले में भी टी है v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और दूसरे में भी क्या है टाइम। मैं एक बार लिख के समझा दूँ तब क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे फाइंड करते हैं, इसको इरेज कर दो, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इरेज कर देता हूँ। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग समझें। अगर आप लोग मान लीजिए कहीं सॉल्व करते करते आप लोग फार्मूला याद नहीं आएगा कि टाइम ऑफ पेशेंट का फार्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होगा, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए मैं इधर फार्मूला लिखता हूँ और इधर, ठीक है। देखो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यही फार्मूला था, कोई दिक्कत। और एक फार्मूला था s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, किसी को दिक्कत। और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमें टाइम ऑफ एसेंट चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें से थोड़ा सा समझ लो तो पूरा फार्मूला निकाल लोगे। देखो कैसे, ये भी क्या है, वेलोसिटी है, ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी क्या है, ये भी वेलोसिटी है। इतना क्लियर है। इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है और यहाँ भी टाइम है, और यहाँ क्या है, h है। तो यहाँ से हाइट से समझ लो कि मैक्सिमम हाइट पता करना है, h से क्या चल जाएगा, मैक्सिमम हाइट। अब इस दोनों में दिक्कत है कि ये वाला टाइम ऑफ एसेंट होगा कि ये टाइम ऑफ एसेंट होगा, या ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, या फिर ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो कुछ याद है टाइम ऑफ फ्लाइट में, अगर पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ, ध्यान से समझो मेरी बात को, अगर पार्टिकल अर्थ से चलना शुरू हुआ तो फिर कहाँ आ रहा है, उसी को लोग कह रहे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि जहाँ से चला और वहीं पे आया तो इस दौरान कितना समय चला, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी, तो ये एस क्या है, तो जब इसको जीरो कर दो तो ये टाइम नहीं पता चल जाएगा। तो ये एस एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट था, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये टाइम कौन सा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस पॉइंट में ये वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो होगी, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम ऑफ एसेंट। तो जब ये जीरो हो तो ये टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट एच है तो मैक्सिमम हाइट। तो पहले क्वेश्चन से क्या मिलेगा, टाइम ऑफ एसेंट, और दूसरे से टाइम ऑफ फ्लाइट, और तीसरे से मैक्सिमम हाइट। अब दिक्कत नहीं होगी। तो कभी भी टाइम ऑफ एसेंट अगर कहे तो हम पहुंचेंगे किसके पास, पहले के पास। टाइम ऑफ फ्लाइट कहेगा तो दूसरे के पास, और टाइम ऑफ अगर मैक्सिमम हाइट कहेगा तीसरे इक्वेशन के पास। मैं दिखाऊं कि सही हो जाएगा, एक बार करके दिखा दूं। देखो कैसे, इसको जीरो रखोगे, जब इसको जीरो तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। ये टाइम कौन है, एसेंट है ना जी, तो माइनस यू इक्वल टू माइनस जी टी ए, तो माइनस से माइनस खत्म, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, u बाई जी। तो पहले क्वेश्चन से टाइम ऑफ एसेंट निकल गया कि नहीं निकल गया, अब पहुंचते हैं दूसरे पे। ये वाला जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो यू टी, इसको थोड़ा समझो क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, दूसरा वाला नहीं समझोगे तो। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो ये क्या है, टाइम है कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, ये भी टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, फ्लाइट। तो इधर है तो क्या हो जाएगा, माइनस यू टी एफ इजकल टू हाफ जी टी एफ का होल स्क्वायर। मैथ पढ़े हो तुम लोग,
तो इसको ऐसे रहने दो, कैसे लिख सकते हो, यू टी एफ इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा, इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन मिल रहा है? इस पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है? टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी एफ को क्या कर लो यहाँ से, क्या बचेगा, u माइनस हाफ जी टी एफ। ये बच रहा है जी, यू टी एफ और माइनस टी एफ एक बाहर चला गया, देखिए टी एफ बचा है, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अच्छा, अगर टी एफ के जगह 0 रख देंगे, अगर इसके जगह 0 रखेंगे और मल्टीप्लाई करते पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर अगर इसके जगह पे 0 रख दें तब भी पूरा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये तो मान लो कि 0 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 0, u माइनस हाफ जी टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी शुभम, 0। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ जी टी एफ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, टी एफ की वैल्यू 2u बाई, क्या ये वही टाइम ऑफ फ्लाइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो पहले इक्वेशन से हमने फाइंड किया टाइम ऑफ एसेंट और दूसरे इक्वेशन से फाइंड कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत है जी इसमें? इसको 0 रखने डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जहाँ से गया फिर वहीं पे आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो, तो ये हो गया 0। ठीक, अब मैक्सिमम हाइट पता करते हैं, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको। हाँ ठीक है, ओके। अब और चलते हैं किसके जगह पे, तीसरे इक्वेशन। तीसरे इक्वेशन क्या बताएगा हमें, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0। अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए क्या है, ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 और यू स्क्वायर रहेगा शुभम, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2g h मैक्स। किसी को दिक्कत? तो इधर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस 2g h मैक्स। तो माइनस से माइनस खत्म, तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g h मैक्स हो जाएगा। तो h मैक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान 2g। ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? अच्छा, अब से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ किस वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, उसको मैक्स हाइट दिया रहेगा तो किस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा जब उसका हाइट दिया रहेगा तो? अभी मैं फार्मूला बताया, v इक्वल टू अंडर रूट 2g। इस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल जो है ग्राउंड को हिट करेगा और ये है उसकी मैक्सिमम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए दूसरा इक्वेशन, टाइम ऑफ एसेंट के लिए पहला और टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए तीसरा इक्वेशन। इस तरीके से यूज होगा। और ये हमारा वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g। अच्छा, ये सारी घटना कब पॉसिबल है, जब एयर रेजिस्टेंस अब्सेंट रहेगा तब। मैं दिखाया था आप लोगों को कैसे एयर के प्रेजेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कराता है, और ये भी बताते कैसे टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर नहीं। कब, जब एयर आ गया था तब। एयर के पहले नहीं था जब एयर, तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर था। लेकिन जैसे ही एयर आया तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर नहीं है। अच्छा, क्या आया था फॉर्मूला, याद है कुछ? टाइम ऑफ एसेंट जो है आया था u अपान जी प्लस ए, यही आया था फॉर्मूला। और टाइम ऑफ डिसेंट आया था u अपान जी माइनस ए। तो क्या टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है? नहीं। कब, जब एयर प्रेजेंट हो गया था तब। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगले लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है।